वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की जानिब से आज आने वाले मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। इस मजबूती के बाद हुकूमत के आइंदा के लिए अहम बड़े आईनी इक़दाम क्या होंगे? क्या अब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की तरफ फौरी तौर पर बढ़ेगी? और साथ साथ कुछ अहम सियासी मामलात भी हैं जो कि इस फैसले के साथ जुड़े हैं। ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बड़ी कमज़ोर हो सकती है आने वाले दिनों में इस फैसले की वजह से, और विफाक के अंदर भी कुछ अहम हुकूमत को अचीवमेंट्स हो सकती है, बड़ा फ़ायदा हो सकता है सियासी तौर पर कि जब पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंस हुकूमत की जो है वो मजीद कम हो सकती है। बात करके हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं कानून इंसाफ के साथ। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सबसे पहले तो ये बताया कि हुकूमत का जो लेजिटिमेसी क्राइसिस था, जो लेजिटिमेसी का मसला था, वो कम हुआ है या मजीद बढ़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी खुशाइन बात है कि वो फ़ैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का था और वो फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उन ऑनरेबल जजेस ने, जिसमें आइन में या कानून में कोई ऐसी शुनीद नहीं मिलती, उसकी सपोर्ट जो है वो लेंट नहीं होती, और एक तमाम तर फैसले को उस पार्टी को के हक़ में दे दिया गया जो शायद उनके पास मौजूद भी नहीं थी, उनके सामने भी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी खुशाइन बात है। जब तक आपने इस तमाम तर मामले के ऊपर जिस तरह आप कह रहे हैं कि शायद हमारी सपोर्ट कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी और वटेवर, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इत्तेहादी हैं और जितनी भी जमातें हमारी इत्तेहादी हैं, जिसमें सबसे बड़ी जमात हमारे इत्तेहादी में पीपल्स पार्टी है, तो बिल्कुल वो हमारे साथ हैं और उन पे इन्हिसार कम होना या ज़्यादा होना ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी एज इत्तेहादी, और बतौर इत्तेहादी वो उन्होंने बजट में भी हमें सपोर्ट किया और दीगर चीज़ों में भी वो सपोर्ट करते हैं और रैशनल के साथ करते हैं। ये नहीं कि हुकूमत कुछ भी कह दे तो वो मान जाते हैं। वो तो जितने भी इत्तेहादी हैं वो अपना तमाम तर मामला देखते हैं और उसके बाद उनका अपने जो व्यू है वो हुकूमत के सामने रखा जाता है। और जहाँ आपने मिसाल का हवाला दिया कि जी उनको वो दे दिया क्या जिसके वो हकदार नहीं थे पिछले फैसले के अंदर, तो आज वो आप कह रहे हैं कि फैसला जो है वो दुरुस्त हो गया है, लेकिन ये भी एक नई एक प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रही, एक नई मिसाल कायम नहीं हो रही कि 8 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच का फैसला, यानी 8 जजों ने जो फैसला दिया था तहरीक इंसाफ के हक में, आज 7 जजों ने उस फैसले को रिवर्स किया है रिव्यू के अंदर आकर। नहीं, देखें, एक तो जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप खुद देख लें कि आर्टिकल 175A, आर्टिकल 190, 191 जो है आईने पाकिस्तान का, वो उस पर वाज़ेह है कि वैसे जनरली इससे पहले तो यही होता था कि अपील के बाद जब रिव्यू होता है तो उसमें एज क्लोजली एज पॉसिबल जो वो बेंच है वो वही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उसकी डायनामिक्स चेंज है और जिनको जजेस को ऑप्ट किया गया है उस कमेटी ने, तो ज़ाहिरी बात है कि ये एक नया मैकेनिज़्म है। आईनी बेंच का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये इसी हवाले से है। तो जो 7-6 का फैसला जो आया है वो आपके सामने है, क्योंकि उसमें 2 जजेस तो वही थे जो उस ओरिजिनल बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने फ्रॉम द वेरी आउटसेट जो है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा हम अपना फैसला तब्दील नहीं करेंगे और उसके बाद वो फिर किसी समात में नहीं बैठे। लेकिन ज़ाहिरी बात है उनका एक नोट तो आएगा। दीगर जजेस ने भी, और दीगर जजेस जो हैं उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा डिसेंट किया है, कुछ अपना मौक़िफ़ भी वो सामने रखेंगे। लेकिन वो फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, जो ओरिजिनल फैसला बहाल हुआ है, जिसमें पीटीआई का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि पीटीआई उस टाइम पीटीआई ने तो कोई क्लेम ही नहीं की सीटें, ना सुप्रीम कोर्ट में की ना वहाँ पे की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी पार्लियामेंट में। उनके अपने चेयरमैन ने जो है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी अपनी जमात का तो निशान मौजूद था, लेकिन वो क्लेम करने चले गए इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 51 एंड 106। वो उन्होंने कहा जी सीटें हमें दे दी जाएं। उनको किस तरह दी ये भी एक नई मिसाल होगी ना, ये भी एक नई मिसाल होगी कि प्रोपोर्शन से ज्यादा सीटें जो है वो किसी जमात को मिल जाए। मसलन एक पार्टी की केपी के अंदर अगर 5 जनरल नशिस्तें हैं, उसे 7 जो है वो मखसूस नशिस्तें मिल जाए, यानी जनरल से भी ज्यादा उसे मखसूस नशिस्तें मिल जाना, ये भी तो एक बड़ी जो है एक नई मिसाल कायम हो रही है। ये उस वक़्त के जो ऑनरेबल जजेस थे जिन्होंने ये फैसला दिया, 12 जुलाई 2024 का फैसला जो था, कम से कम उनको मैं ये समझता हूँ, अगैन ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है एज स्टूडेंट ऑफ लॉ, कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। मैं इसीलिए इसको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि काश क्या ही बेहतर होता कि ये तमाम तर मामला, क्योंकि उनके सामने एक केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था, उस जमात को उन्होंने सीटें दे दी जो उनके सामने मौजूद नहीं थी और वो क्लेम कर रही थी, जो कि जिसने कोई एक सीट पे भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था
क्या ही बेहतर होता कि ये तमाम तर मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाता, तमाम सियासी जमातें या सियासी जमातों के हेड जो पार्लियामेंट में मौजूद थे वो सर जोड़ के बैठते, कोई ना कोई एक बेहतर हल निकालते। लेकिन एक कंप्लीट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने मुतारिफ करवाया, मेरे ख्याल से उससे तमाम तर जो आइन के तकाजे थे वो तो पूरे नहीं हुए। और इफ एनीथिंग जो कानून के अंदर जो सपोर्ट लेंट होना होती है किसी आइन के आर्टिकल की, किसी कानून के सेक्शन की, वो मौजूद नहीं थी। और आउटराइटली जो है वो सीटें किसी उस फरीक को दे देना जो उनके सामने नहीं है, तो ये भी ज्यादती थी और इससे पहले इसकी भी शुनीद नहीं मिलती। और उसे भी दे देना सीटें ज्यादा कि जिसका शेयर बहुत थोड़ा बनता था, तो इस पे आप कह रहे हैं कि ये ठीक है? देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैं ये कहता हूं कि आर्टिकल 51 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से अब जाहिर बात है जो जमात जिसने कंटेस्ट नहीं किया, 5 सीटों वाली जमात जो है वो 5 सीटों वाली जमात जो है वो 12-13 पे चली जाए तो ये ठीक है मामला? फिर उन जमातों का क्या कसूर है जिन जमातों ने कंटेस्ट किया है? और जो जमात एग्जिस्ट करती थी, जिसका अपना चेयरमैन एग्जिस्ट करता है, जिसका अपना निशान एग्जिस्ट करता है, उसने जब एक टाइम लाइन के अंदर, एक टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कोई रिजर्व सीट्स की एक भी मुझे नॉमिनेशन दिखा दें कि रिजर्व सीट्स में या अकलीती, और अकलीती की तो बात ही ना करें, अकलीती तो वो क्लेम कर ही नहीं सकते थे। उनकी अपनी जमात के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो अकलीतों को नहीं मानते, या अकलीतें उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। चलिए आप ये बताएं मुझे कि इस फैसले के ज़ाहिर है बहुत सारे सियासी असरात होंगे, बड़ा एक सियासी इसका हमें इम्पैक्ट जो है वो केपी के अंदर भी नज़र आ सकता है। ऑब्वियसली अब इस फैसले के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे, जो 57-58 जिन्हें तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया गया था, वो भी इंडिपेंडेंट ही कंसीडर होंगे। तो तकरीबन 93 के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट के साथ उनकी गवर्नमेंट केपी के अंदर इस वक्त कायम है। और गंडापुर साहब से ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल वफाकी हुकूमत को रहते हैं, नून लीग को काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या वहाँ पे कोई इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश की जाएगी? चूँकि अब आपकी जो अपनी सीटें हैं अपोजिशन की वो चली जाएंगी, कोई 51-52 पे आप लोग चले जाएंगे, तो तकरीबन 21 सीटें आप लोग दूर हैं जो मैजिक नंबर है केपी में अचीव करने के लिए, उससे आप 21 सीटें दूर हैं। तो पीटीआई के अंदर भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी ज़रा बन सकता है, आप तो वो सारे आज़ाद हो चुके हैं, तो ऐसी कोई अटेम्प्ट की जाएगी वहाँ पे? देखिए, मैं इस तमाम तर चीज़ पे यही कहूँगा कि कबल अज़ वक्त है, जब तक एक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आ जाता, तमाम जजेस की जो इवन के डिसेंट उन्होंने किया है ऑन वेरियस पॉइंट्स वो सामने नहीं आ जाता, तो मैं उसको पढ़े बगैर या उसको देखे बगैर आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता। और उसकी वजह यह है कि ये कहना बहुत इट्स टू फार अहेड कि ये हो जाए, तो ये मफरूज़ों पे तमाम तर चीज़ जो है वो बेस कर रही है कि ऐसा तो यही नज़र आ रहा है, हो जाएगा, यही नज़र आ रहा है ना कि जब उन्हें मखसूस नशीस्तें नहीं मिली तो वो सारे इंडिपेंडेंट जो है वो तस्वर किए जा रहे हैं, तभी उन्हें मखसूस नशीस्तें नहीं मिली। अगर वो केपी में तहरीक इंसाफ के कंसिडर किए जा रहे होते आइनी तौर पर, तो फिर वो मखसूस नशीस्तों के हकदार होते। ना मिलने का मतलब तो बड़ा वाज़ेह यही है कि वो इंडिपेंडेंट ही कंसिडर हो रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट की हुकूमत है वहाँ पे, तो उसमें तो देखें अब यही तो इशू है कि कहीं बता दें कि तहरीक इंसाफ ने कभी ये सीटें क्लेम की हों लीगली स्पीकिंग। ज़बानी जमा खर्च तो टीवी पे आके तो बहुत कुछ कह दिया जाता है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू या बयानात के थ्रू, लेकिन ये बताएं ना कि कहाँ पे क्लेम की गई वो सीटें लीगली स्पीकिंग। वो कोई पिटिशन दिखा दें मुझे कि वहाँ पे किसी पिटिशन के थ्रू जो है कहा गया हो कि ये सीटें हमारी हैं, ये सीटें हमें जानी चाहिए। वहाँ पे तो कोई ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई ना, वो फ्रीक मौजूद था वहाँ पे। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई, सुन्नी इत्तेहाद अगर एक टाइम लाइन के अंदर अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहम नहीं कर सकी तो एक इलीगैलिटी को बैक इन टाइम जाके उसको क्लियर नहीं किया जा सकता या उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी कितनी जजमेंट्स मौजूद हैं कि आप किसी को इतने ग्लेयरिंग मिस्टेक हो, इलीगैलिटी कमिट हुई हो, तो उसको जाके इन द पास्ट या वापस जाके उसको करेक्शन का मौका नहीं दिया जा सकता। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अली बिन गंडापुर साहब की हुकूमत को वफाक से या नून लीग से कोई खतरा नहीं है फिलहाल? देखिए, मैं आपकी के शो में मैंने ये बात इसका जिक्र हुआ था कि अगर बजट पास ना होता तो फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन आपने देखा कि बिल्कुल वो आप ही के शो में मेरे ख्याल से सबसे पहले जिक्र हुआ और आप ही ने ये सवाल किया था, क्योंकि माशाल्लाह आप एक जय्यद सहाफ़ी हैं और एक अपना मकाम रखते हैं, तो आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है मामलात पे। तो उससे पहले ऐसी सूरत हाल पे आने से पहले केपी सूबे ने ना सिर्फ बजट पेश किया बल्कि उसको पास भी कर दिया। तो सबसे पहले तो केपी ने पास कर दिया, तो मैं समझता हूँ उस नौबत पे हम पहुंचे ही नहीं। तो फिल वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगर बात हो
तो वो उस सूबे की हुकूमत देखेगी, वहाँ पे जो अरकान मौजूद हैं वो देखेंगे। फिलवक़्त हमारे एंड पे तो ना उसका कोई लेना है ना कुछ देना है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम फिर अब आ रही है, चूंकि 2/3 अक्सरियत आपको मिल गई है। देखिए, मैंने आपसे पिछली दफ़ा भी गुजारिश की थी समर साहब के अभी फ़िलवक़्त हमारे एंड पे तो किसी 27वीं तरमीम पे जो है कोई काम नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा ये खारिज इम्कान नहीं है, क्योंकि अगर ज़रूरत महसूस की गई तो ब्रॉडर कंसेंसस रीच करने के बाद कसरत राय के साथ इत्तेफाक राय कायम करके इसी हाउस ने करना है और इन्हीं बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने करना है, सेनेट ने और नेशनल असेंबली में। किसी और की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस तो नहीं है। जाहिर है कोई आईनी अदालत की बात चल रही है कि एक अलग से कोई आईनी जो है वो अदालत बन जाए, उसके जजों की कोई उम्र के तयन की बात भी चल रही है। तो ये 27वीं तरमीम का आज जिक्र भी हुआ है इस केस की समाअत के दौरान भी। हामिद खान साहब ने कहा है कि ये इसलिए हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है कि ये कोई 27वीं तरमीम की तैयारी कर रहे हैं। उनको अगर पता हो तो पता नहीं उनको ये क्यों एक आइडिया ऐसा आया है। अभी हमारे एंड पे मैं क्योंकि खुद वजारत कानून के साथ मुंसलिक हूँ, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा चीज़ नहीं डिस्कस की जा रही फिलवक़्त। खारिज इम्कान नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब ज़रूरत महसूस की गई, अगर हमने समझा कि मज़ीद बेहतरी आ सकती है अदल के निज़ाम में, इंसाफ के निज़ाम में, तो यही पार्लियामेंट है, यही सेनेट है, यही नेशनल असम्बली है, इन्होंने ही करनी है। कोई फरिश्ते तो आके नहीं करेंगे, इन्हीं अरकान असम्बली ने करनी है, अरकान पार्लियामेंट ने करनी है। तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी इन्हीं की है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट से ये लेजिस्लेचर का काम है। तो खुदारा इस लेजिस्लेचर को अपना काम तो कम से कम करने दिया जाए। ये नहीं कह सकते कि लेजिस्लेचर ना कानून साजी करे ना आईनी तरमीम करे। मुझे बताएं फिर लेजिस्लेचर क्या करे। सही है। पीपल्स पार्टी के साथ आपने जिस तरह शुरू बात की कि मामलात ठीक ही चलेंगे आगे, चूंकि अब आप 5-6 सीटें आप दूर रह गए हैं सादा अक्सरियत से बगैर पीपल्स पार्टी के। देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और बड़ी इत्तेहादी जमात है। वन ऑफ द मेजर एलाइज जो हमारी इस हुकूमत में हैं। हम बिल्कुल उनकी सपोर्ट के साथ हैं। हमारा एक अच्छा उनके साथ वर्किंग रिलेशन है। उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो भी दूर करते हैं। इस बजट ही को देख लें, इस बजट के अंदर भी देखिए आउटराइट सपोर्ट, कोई ब्लाइंड सपोर्ट नहीं है। वो बिल्कुल हमारे इत्तेहादी हैं और वो गाए बगाए अगर कोई बेहतर मुस्बत चीज़ हो तो वो हमें आगाह करते हैं। तो ये बताएं मुझे, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से भी करते हैं, इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से पॉलिसी क्या होगी? ज़ाहिर है हुकूमत मजीद मजबूत हुई है, तहरीक इंसाफ मजीद कमज़ोर हुई है आज के फैसले के बाद। तो क्या फिर से उन्हें इंगेज करने की कोशिश करेंगे कि वो आएँ मुज़ाकरात की मेज़ पे आपके साथ बातचीत करें? इस मामले पर भी अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बातचीत अगर हो तो ऐसी कोई एफर्ट करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे ऐसी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कह लें या दीगर जो अरकान हैं जो उस पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं या जाहिर करते हैं कि हम उस पार्टी से हैं, उनको खुद चाहिए कि अब थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। वो जो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे, आज तो दो टोक अल्फाज में DGISPR साहब का भी इंटरव्यू और वो खबर शाया हुई है। उन्होंने कहा कि जी कम से कम फ़ौज को और इदारों को आप सियासत में मत घसीटें। और तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुतवातिर तौर पर इदारों को टारगेट किया और उसके साथ साथ वो यही चाहते हैं कि इदारे किसी न किसी तरह, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का इदारा हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान का इदारा हो या दीगर कोई इदारा हो, वो ये चाहते हैं कि इदारों को सियासत में मुलविस किया जाए। हालांकि ये इदारों का काम नहीं है। इदारों का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में उनका अपना रोल डिफाइंड है। अब तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो सियासतदानों से खुद बात करे और एंगेज करे और जाहिर करे कि वो रिसेप्टिव हैं, वो एंगेज करना चाहते हैं, वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं। तो बिल्कुल हुकूमत एंगेज करेगी। आपने देखा कि बजट के टाइम पे भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं गौहर अली खान साहब, उनसे भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। इसी तरह दीगर लोगों से भी जो अपोजिशन बेंचेस थे उनसे खुद जाके वो मिले। अब इससे ज़्यादा और क्या करें? इससे ज़्यादा हम और क्या लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजें कि हम तो सियासी मफाहमत पे, सियासी जो मसाइल हैं उनका सियासी हल सियासी बैठकों में ही तलाश होना होता है और इसी तरह सियासतदान मिलकर हल करते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की वज़ीर मुल्कत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए ओपन है, लेकिन तहरीक इंसाफ को खुद से मुज़ाकरात या बातचीत की ख्वाहिश का इजहार पहले करना होगा, उसमें दिलचस्पी शो करना होगी।